नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं राजधानी की इस बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का दंगल लगातार जारी है। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन प्रताड़ना का आरोप लगने के बाद से यहां पहलवानों उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर लगातार धरना दे रहे हैं। अब देश की महिला पहलवान विनेश फोगाट ने कहा कि आज 22 दिन हो गए हमें यहाँ बैठे हुए, लेकिन अभी तक बीजेपी का कोई भी महिला सांसद यहाँ आकर हमारे साथ नहीं बैठी। हम बेटियों की सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। विनेश फोगाट ने बताया कि अब जितनी भी बीजेपी की महिला सांसद हैं, हम सभी को हाथ से खत लिखेंगे, कहेंगे कि वो हमारे समर्थन में आए। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती हैं और महिलाओं के सम्मान की बात करती हैं, तो हम भी इसी समाज से हैं और हम आपकी बेटियां हैं। हम भी अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो हमारे समर्थन में आए। विनेश फोगाट ने बताया कि हमारे साथी महिला सांसदों को हाथ से खत भी देंगे और ईमेल से भी उन्हें ये खत भेजेंगे। विनेश फोगाट ने कहा कि सोमवार से पहलवान निजी तौर पर या ईमेल के जरिए ये खत सत्ताधारी पार्टी को भेजेंगे और उन्हें इस प्रदर्शन में शामिल होने का आमंत्रण देंगे। इधर भारतीय ओलंपिक संघ ने कुश्ती महासंघ के अधिकारियों को प्रशासनिक कार्य करने से रोक दिया है। पहलवान बजरंग पुनिया ने ओलंपिक संघ के इस फैसले की तारीफ करते हुए प्रदर्शनकारी पहलवानों की पहली जीत से बताया है। दरअसल 12 मई को एक खत के जरिए ओलंपिक संघ ने फेडरेशन के महासचिव से कहा कि वो सभी अहम दस्तावेज संघ के हवाले कर दे। इसके अलावा संघ ने ये भी कहा कि अभी फेडरेशन के किसी भी अधिकारी को फेडरेशन से जुड़े काम करने की पाबंदी है। बजरंग पुनिया ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये न्याय की हमारी लड़ाई में पहली जीत है। हमारी लड़ाई सही दिशा में जा रही है। जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। तो आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का दंगल लगातार जारी है। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन प्रताड़ना का आरोप लगाने के बाद से यहां पहलवान उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर लगातार धरना दे रहे हैं। अब देश की महिला पहलवान विनेश फोगाट ने कहा कि आज 22 से 23 दिन हमें हो गए हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी की कोई भी महिला सांसद यहाँ आकर हमारे साथ नहीं बैठी है। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव तिवारी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से बात कर लें, आज 22 से 23 दिन हो गए हैं, लेकिन जो है धरना प्रदर्शन आज भी जारी है। आज भी जंतर मंतर पर लगातार जो पहलवान है वो डटे हुए हैं, लगातार प्रदर्शन वो कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर बात करें निशा, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं प्रदर्शन जो है पहलवानों का जारी है। आज 23वां दिन है, मगर लगातार कहीं ना कहीं जो बृजभूषण के ऊपर कानूनी कार्रवाई को लेकर जो पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से बिल्कुल कहा जा रहा है कि हमारी पहली जीत हुई है। यानी कि बजरंग पुनिया की तरफ से भी कहा गया था कि कल उनकी पहली जीत हुई है, क्योंकि जैसे बृजभूषण को कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद से जब हटाया गया है, तब वो कहीं ना कहीं पहली जीत मानी जा रही है। दूसरी जीत जब मानी जाएगी जब बृजभूषण को पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी यौन शोषण को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से महिला पहलवानों की बात करें तो उनकी तरफ से अब बिल्कुल कहा गया है कि भाजपा की तरफ से जो भाजपा महिला सांसद है, उनकी तरफ से अभी तक पहलवानों के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया, ना ही उनकी तरफ से सहयोग किया गया है। मगर अब उनके लिए सहयोग के लिए, यानी महिला सांसदों के लिए अब पत्र लिखा जाएगा और वो पत्र बाई हैंड भी दिया जाएगा और मेल के द्वारा भी दिया जाएगा, ताकि ये कहा जाएगा कि वो उनके साथ सहयोग करे। और क्योंकि महिला ही महिला के साथ अगर सहयोग नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा। और जो भाजपा की जो रणनीति है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उसके लिए कहीं ना कहीं भाजपा के ही सांसद, खासतौर पर महिला सांसदों को ही आगे आना होगा। इस तरीके के फोगाट की तरफ से भी शब्दों का इस्तेमाल किया गया। मगर कल जिस तरीके से 4 बजे के करीब प्रेस वार्ता की गई पहलवानों की तरफ से, उनकी तरफ से बिल्कुल स्पष्ट किया गया कि पहली जीत हुई है बृजभूषण के ऊपर जो अध्यक्ष पद से हटाने की जो कार्रवाई की गई है, उससे वो कहीं ना कहीं संतुष्ट है। मगर दूसरी जीत जब भी मानी जाएगी जब उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मगर अब देखना होगा क्या सरकार बृजभूषण के ऊपर कानूनी कार्रवाई करेगी या फिर सिर्फ अध्यक्ष पद से हटाना ही काफी रहेगा। जी
राजीव, अब सवाल ये कि बार बार सरकार से जो है मांग की जा रही है, बार बार यही मांग की जा रही है कि गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन सरकार जो है मदद करने को तैयार नहीं है। आखिर ऐसी क्या सिचुएशन बन रही है कि बार बार पहलवानों को चिल्लाना पड़ रहा है कि आइए हमारे सपोर्ट में आइए। इससे पहले भी उन्होंने खाप पंचायतों से सहयोग मांगा और तमाम जो है विपक्षी दल हैं उनसे सहयोग मांगा, और इसी के साथ साथ अब जो है बीजेपी की महिला सांसदों से जो है वो बार बार कह रही हैं कि हमारे पास आइए, हमारे साथ बैठिए, हमारी मांगों को सुनिए। ये तमाम चीजों की ऐसी सिचुएशन क्यों बन रही है? क्यों सरकार इनकी आवाज को नहीं सुन रही? देखिए, यहाँ पर एक चीज कैसे निशा, जिस तरीके से बात करें महिला पहलवानों की, क्योंकि महिला पहलवानों की तरफ से ही यौन शोषण का जो मामला है वो बृजभूषण के ऊपर लगाया गया है। आरोप बिल्कुल अभी तक तथ्य सत्यापित नहीं हुए हैं और लगातार कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से एफआईआर जरूर दर्ज कर ली गई है, मगर बृजभूषण के ऊपर अभी तक कानूनी कार्रवाई नहीं की है। इसको लेकर महिला पहलवान जो है वो अभी तक दिल्ली के जंतर मंतर में बैठी हुई है। उनकी तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि जब भाजपा के बड़े सांसद जो है, खासतौर पर महिला सांसद ही अगर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम नहीं उठाएंगे और उनकी सहायता नहीं करेंगी तो फिर कौन करेगा। मगर विपक्ष की बात करें, विपक्ष की तरफ से लगातार कहीं ना कहीं समर्थन मिल रहा है, जिसकी वजह से सरकार के ऊपर दबाव बना, और दबाव बनने के बाद में कहीं ना कहीं बृजभूषण के ऊपर जो कार्रवाई की गई है अध्यक्ष पद से हटाने की, वो कहीं ना कहीं सफल मानी गई है। मगर अब जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं बृजभूषण के ऊपर कानूनी कार्रवाई को लेकर जिस तरीके से अपील की जा रही है और सरकार की तरफ से अभी तक कार्रवाई नहीं की जा रही है, उससे साफ जाएगा कहीं ना कहीं सरकार जो है वो कहीं ना कहीं अपनी छवि, यानी कि जो बृजभूषण है वो कहीं ना कहीं राज्यसभा सांसद है, उस छवि को बचाने के लिए शायद उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से महिला पहलवानों की बात करें तो महिला पहलवानों की तरफ से बिल्कुल कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो नारा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, अगर बेटियां ही सुरक्षित नहीं रहेंगी तो फिर कौन सुरक्षित रहेगा। मगर जब इतनी बड़ी जो कहते हैं जो खिलाड़ियां हैं उनकी तरफ से अगर इस सुरक्षा के कहते हैं दावे किए जाते हैं कि सुरक्षा नहीं है, और खुद कहते हैं कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष है वो इस तरीके का यौन शोषण करते हैं, तो बड़े आरोप जरूर है। मगर उसके लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को ही आगे आना होगा, ताकि महिला संदेश भी जाए पूरी आम जनता तक, और महिला पहलवानों के लिए जो उनकी मांग है उसको भी कहीं ना कहीं स्वीकार किया जाए। मगर अभी तक कानूनी प्रक्रिया जो है वो नहीं शुरू की गई है, और पुलिस की तरफ से भी बृजभूषण का अभी तक बयान भी दर्ज नहीं किया गया, जिसको लेकर अभी तक महिला पहलवान जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर डटी हुई है। मगर अब देखना होगा कि ये लड़ाई कितनी लंबी जाएगी, और दूसरा महिला जो सांसद है वो क्या इनके समर्थन में आ पाएंगी या फिर नहीं आ पाएंगी, ये तो समय ही बताएगा। मगर जिस तरीके से पत्र लिखकर या फिर कहे बाय हैंड जो पत्र दिया जाएगा उसको स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, ये जरूर देखना होगा। जी राजीव, अब ये सोचने वाली बात है कि ये खिलाड़ी जो इतने दिनों से जंतर मंतर पर डटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार 23 दिन, आज इन्हें 23 दिन हो गए प्रदर्शन करते करते, लेकिन अभी तक इन्हें न्याय नहीं मिला क्योंकि लगातार गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। जब ये खिलाड़ी 23 दिन से जो है धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, इन्हें न्याय नहीं मिला, तो हम आम जनता की कैसे बात कर ले कि उन्हें न्याय मिल सकता है? देखिए निश्चय यही चीज महिला पहलवानों की तरफ से बार बार कही जा रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अब सरकार की भी मुश्किलें बनती रह रही है, और आम जनता तक एक संदेश जा रहा है कि जब महिला पहलवान जो यानी कि जो देश का नाम रोशन कर रही है और जो मेडल लेके आ रही है, जब उनकी ही सुरक्षा नहीं है तो फिर आम महिलाओं की सुरक्षा किस तरीके से होगी। ये संदेश जो है वो आम व्यक्ति तो बिल्कुल जाता हुआ नजर आ रहा हो। जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं बार बार कहा जाता है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, मगर यहाँ पर बेटियां ही सुरक्षित नहीं है, इस तरीके के दावे जो है वो पेश किए जा रहे हैं, और खुद ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं जो भाजपा के बड़े सांसदों के ऊपर है। मगर यहाँ पर उनको बचाने के लिए सरकार जरूर कोशिश करिए, अगर उनको बचाने की जगह उनको सच्चाई जो है वो सामने लेके आए, और दोषी कोई भी हो उनके ऊपर अगर कानूनी कार्रवाई की जाती है तो सोचिए उसका संदेश जो है वो आम व्यक्ति तक भी जाएगा, और वो आम महिला जो है जो सड़क पर चल रही है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी। मगर अभी तक जो संदेश महिला पहलवानों की तरफ से गया हुआ है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं आम व्यक्ति जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, और इसका नुकसान जो है वो आने वाले 2024 के चुनाव में कहीं ना कहीं सरकार को भुगतना पड़ सकता है, और कर्नाटक चुनाव के अंदर भी यही चीज देखने को मिली है। जी राजीव, इस पूरे मामले पर जो है पहलवानों ने स्मृति ईरानी को पत्र लिखा है, क्या कुछ इस पत्र में लिखा गया है, एक बार से लेकर भी जानकारी। देखिए यहाँ पर बात करें महिला पहलवानों की तरफ से जो स्मृति ईरानी की बात करें या फिर और महिला सांसदों की बात करें, उसके अंदर लिखा गया है कि आइए हमारे साथ बैठिए और जो हमारी मांगे हैं आप उनको सुनिए कि वाकई में ही महिला जो आवाज उठा रही है या वो महिला पहलवान जो आवाज उठा रही है वो उसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि जब विपक्ष उनके पास आ चुका है और यहाँ तक कि किसान भी उनकी बातों से सहमत है, आम जनता भी उनकी बातों से सहमत है, तो कहीं ना कहीं जो सांसद है उनको भी कहीं ना कहीं इनके बीच में आना चाहिए। और स्मृति ईरानी से खासतौर पर अपील की गई है कि
क्योंकि वो अक्सर महिलाओं की आवाज उठाने की कोशिश करती है, मगर अब वो शांत क्यों है, इस तरीके की बात की जा रही है। मगर अब देखना होगा क्या स्मृति ईरानी या फिर कहें और जो महिला सांसद है, क्या वो इस पत्र को स्वीकार करेंगे। अगर स्वीकार करती है तो कहीं ना कहीं उनके बीच में, महिला पहलवानों के बीच में बिल्कुल आना होगा उनको, और उनकी बातें जो है वो समझनी होगी। अगर उसमें सच्चाई है तो कहीं ना कहीं बृजभूषण के ऊपर कानूनी कार्रवाई के लिए सरकार को भी मनाना होगा। मगर यहाँ पर अभी तक महिला पहलवानों की तरफ से जो भी पत्र लिखे जाएंगे या फिर कहें जो भी अपील की जा रही है, अभी तक भाजपा के सांसद या फिर कहें बड़ी महिलाओं की जो है, जो जो पॉलिटिकल नेता है, वो अभी तक इनके समर्थन में नहीं आई है। अगर वो समर्थन में आ जाती है तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर वाकई में ही दबाव बनता हुआ नजर आएगा, और कहीं ना कहीं एक संदेश भी जाएगा, सरकार वाकई में ही महिलाओं के लिए बड़ा कदम उठाती है। जी राजीव, क्या अभी भी कोई ऐसी परिस्थितियां बन रही है, क्योंकि इससे पहले देखा गया था कि पहलवानों को उनकी मूलभूत सुविधाएं तक नहीं दी जा रही थी, क्या अभी भी ऐसी कोई परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, बात करें यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा की या फिर सुविधाओं की, तो वो अभी तक बिल्कुल नहीं देखने को मिल रही है। सुविधाओं की बात करें तो महिला पहलवान जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर ही रात को सोती हैं, सुबह खाना भी वही खाती हैं, और यहाँ तक कि जो उनकी जो रेगुलर एक्सरसाइज है, अब वो लगभग कैसे वो भी रुकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ओलंपिक भी नजदीक आ रहा है। तो उनकी जो प्रैक्टिस है वो भी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से कि वो परेशान होती हुई नजर आ रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें फोगाट की बात करें या फिर कहें साक्षी मलिक की बात करें, वो भी लगातार कहीं ना कहीं सरकार से अपील कर रही है, और रोज कहीं ना कहीं प्रेस वार्ता की जाती है ताकि संदेश जो है सरकार के कानों तक पहुंचे। मगर सरकार जो है वो अभी तक कदम नहीं उठा रही है। मगर यहाँ पर बात करें उनकी जो पहलवानों की दो मुख्य मांग थी, जो एक थी एफआईआर को लेकर के, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में कहीं ना कहीं दर्ज करनी पड़ी, दिल्ली पुलिस को दर्ज करनी पड़ी। दूसरा ये, अब सरकार ने बृजभूषण को अध्यक्ष पद से हटाया, तो उसमें भी कहीं ना कहीं उनकी जीत जरूर है, मगर अभी तक बृजभूषण को राज्यसभा के सांसद है वो भी अभी तक बने हुए हैं। और दूसरा यहाँ पर जो कानूनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए दिल्ली पुलिस के द्वारा, वो अभी तक नहीं अपनाई गई है। इसको लेकर कहीं ना कहीं महिला पहलवानों की तरफ से नाराजगी भी देखने को मिल रही है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार सरकार से अपील की जा रही है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का जो नारा है, उसको कहीं ना कहीं धरातल पर सच करना होगा सरकार को। मगर अभी सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा कदम नहीं उठता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो महिला पहलवान जो है वो संतुष्ट हो और अपना प्रदर्शन जो है वो खत्म करे। मगर यहाँ पर जिस तरीके से खेल मंत्री की बात करें, अनुराग ठाकुर की, उनकी तरफ से भी पहले भी कहीं ना कहीं कोशिश की गई थी और कमेटी बनाई गई थी, मगर अभी तक खेल मंत्री जो है वो इनके पास दोबारा से नहीं आए, जो पहले 3 महीने पहले देखने को मिला था। जी बिल्कुल राजीव, वहीं बात कर लें, जिस तरीके से 23 दिन आज प्रदर्शन करते करते हो गए हैं, ऐसे में फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ भी नजर आ रहा है। क्या कोई बड़े एक्शन की तैयारी में दिख रहे हैं पहलवान की, अन्य लोगों का साथ लेकर, जो इनके सपोर्ट में आ रहे हैं उनका साथ लेकर कोई बड़े एक्शन की तैयारी जो है दिखाई दे रही है? देखिए निशा, एक चीज समझनी होगी, जिस तरीके से महिला पहलवान जो है वो लगभग अब 23 दिन तक जंतर मंतर पर डटी हुई है, क्योंकि जब शुरुआत की गई थी इस धरने प्रदर्शन की, तो उनका फिटनेस लेवल जो था वो एक अलग लेवल का था, और वो रोज सुबह उठ के एक्सरसाइज भी कर रहे थे, अपने आप को फिट रखने की भी कोशिश कर रहे थे। मगर अब वो फिटनेस लेवल जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। उनके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा है कि वो सरकार के ऊपर जो दबाव बनाना चाहते थे या फिर अपनी सरकार तक जो आवाज पहुंचाना चाहते थे, वो आवाज कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई नजर आ रही है। बेशक किसानों का समर्थन मिल रहा है, कब पंचायतों का किसानों का समर्थन मिल रहा है, आम जनता का समर्थन मिल रहा है, यहाँ तक कि विपक्षी नेताओं का, महिलाओं का भी समर्थन मिल रहा है। रोज महिलाएं आती हैं वहां पे उनके पास और उनकी अपनी जो उनकी बातें हैं वो सुनती है, और कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ नाराजगी भी देखने को मिलती है। मगर यहाँ पर सरकार को भी कहीं ना कहीं इन, चाहे बेशक वो महिला पहलवान हो या फिर कहे आम महिला हो, उनके लिए कहीं ना कहीं कदम उठाना चाहिए। मगर अभी तक कोई भी कदम जो है वो सरकार की तरफ से नहीं उठता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आम जनता तक एक मैसेज जा रहा है कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिर्फ दावे करती है, और वो दावे जो है वो सिर्फ खोखले हैं। यहाँ पर धरातल पर जो सच्चाई होनी चाहिए तो वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है। जी बिल्कुल राजीव, क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन हो रहा है उससे कहीं ना कहीं ये दावे खोखले नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पिछले साल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद बहुजन समाज पार्टी को नगरीय निकाय चुनाव में भी बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि 5 वर्ष पहले निकाय चुनाव में 2 मेयर जीतने वाली बसपा अब की बार पूरी तरह से खाली हाथ है। बसपा प्रमुख मायावती ने इस बार मुस्लिमों पर बड़ा दाव लगाया था, लेकिन उनसे भी पार्टी को संजीवनी मिलती नहीं दिखी। वैसे बसपा को नगरीय निकाय चुनाव से परहेज रहा और वर्ष 2006 और 2012 में मायावती ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे थे, लेकिन राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखने की कोशिश के तहत
बसपा पिछली बार की तरह इस बार भी निकाय चुनाव के लिए मैदान में उतरी। दलित वोट बैंक में बीजेपी द्वारा सेंध लगाने और मुस्लिम समाज के सपा के साथ जाने से पार्टी की दुर्दशा को देखते हुए मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग के 1.5 दशक पुराने फॉर्मूले को छोड़ते हुए अब की न्याय चुनाव में मुस्लिमों पर ही दांव खेला। आप अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश के 17 नगर निगमों में से 11 में पार्टी के मुस्लिम प्रत्याशी थे। नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में भी पहले से कई अधिक मुस्लिम उम्मीदवार पार्टी में खड़े हुए थे और दूसरी तरफ किसी भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और पार्टी ने मेयर प्रत्याशी नहीं बनाया था। पिछले चुनाव में मेरठ और अलीगढ़ के मेयर के अलावा 29 नगर पालिका परिषद और 45 नगर पंचायत अध्यक्ष के साथ 627 पार्षद सदस्य जीतने वाली बसपा का प्रदर्शन अब की बार बेहद खराब रहा। एक भी मेयर पद न जीतने वाली बसपा के सिर्फ 6 पालिका अध्यक्ष व 31 नगर पंचायत अध्यक्ष ही जीत सके। पिछली बार नगर निगम चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने वाली बसपा अब की बार सहारनपुर, मथुरा, वृंदावन, गाजियाबाद के मेयर पद पर दूसरे स्थान तक ही पहुंच सके और विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट पर सिमटने वाली बसपा के लिए चिंता की बात ये रही कि बड़ी संख्या में मुस्लिम प्रत्याशी उतारने के बावजूद उसके साथ मुस्लिम आते नहीं दिखे। इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जितेंद्र चौहान इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से बाद नगर निकाय चुनाव के रिजल्ट्स की अगर कर ली जाए तो कहीं ना कहीं बसपा की अगर हम बात कर लें तो बसपा ने इस बार जो है मुस्लिमों पर दांव खेला था, लेकिन कोई काम मुस्लिमों पर दांव खेलना नहीं आया और एक बड़ा झटका जो है बसपा को नगर निकाय चुनाव में लगता हुआ नजर आया। देखिए निशा, नगर निकाय चुनाव में सभी अपने अपने पैतरे अपनाए थे और जहां बीजेपी ने भी पसमानदा समाज के या मुस्लिम समाज को साधने की कोशिश की थी, तो वहीं बसपा ने भी इस बार मुस्लिम कार्ड खेलने का काम किया था। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की स्थिति फिलहाल जो दुरुस्त थी वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रही। विधानसभा चुनाव में 2022 में बुरी तरह मात खाने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर रणनीति में बदलाव किया था और इस बदलाव का कोई भी फायदा बहुजन समाज पार्टी को नहीं मिला और एक कहा सकता है कि ब्राह्मणों की राजनीति से किनारा किया था, क्योंकि हमेशा दलित और ब्राह्मणों पर कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो या कह सकते हैं बसपा पार्टी कहीं ना कहीं कार्ड खेलने का काम करती, तो वहीं दलित मुस्लिम का कॉम्बिनेशन का मास्टर स्ट्रोक खेलने का काम किया था, जिसके बाद निकाय चुनाव में नतीजे एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी को सोचने में मजबूर कर दिया और साथ ही साथ पार्टी इस चुनाव में महापौर से लेकर नगर पालिका से लेकर नगर पंचायत में घाटा उठाने का कहीं ना कहीं काम किया गया और इस बार इसके पीछे एक बड़ी अहम वजह ये रही कि मायावती चुनाव प्रचार के लिए जमीन पर उतरती ही नहीं थी, जो कि सतीश चंद्र मिश्रा भी इस बार चुनाव से नजर नहीं आए, क्योंकि कोई भी स्टार प्रचारक ये कह सकते हैं कि बड़ा जो स्टार प्रचारक बहुजन समाज पार्टी का था, बसपा सुप्रीमो मायावती समेत कोई भी निकाय चुनाव में ये कह सकते हैं कि वो प्रचार करने नहीं उतरे थे। 2017 में निकाय चुनाव की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में 16 महापौर में से 2 सीटें कहीं ना कहीं बढ़ी थी, जिसके बाद कामयाबी हासिल की थी मेरठ और अलीगढ़। और इस बार समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने मेयर प्रत्याशी जीते थे और इस बार बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने दलित मुस्लिम का गठजोड़ बनाकर लगभग 17 में से 11 सीटें मुसलमान उतारे थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं उनको घाटा झेलना पड़ा और 2017 में कहा बात की जाए तो 16 सीटों में बसपा सुप्रीमो मायावती के खाते में 2 मेयर की सीटें गई थी और इस बार पूरी तरह से चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बसपा हो पूरी तरह से क्लीन स्वीप हो गई। 17 की 17 जो मेयर की सीटें थी वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में चली गई और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि ज्यादा से ज्यादा जो पार्षद थे वो बीजेपी के पक्ष में गए, समाजवादी पार्टी के पक्ष में गए। बहुत ही कम ये कह सकते हैं 2 से 4 जो पार्षद थे वो बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा घाटा जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि मायावती ने रणनीति में इस बार बदलाव किया था, दलित और मुस्लिम का गठजोड़ किया था और लगभग 17 सीटों में से मेयर में से 11 में से मुस्लिम जो प्रत्याशी थे वो उतारने का काम किया गया था। तो उसमें भी कहीं ना कहीं घाटा उतरा, क्योंकि सबसे बड़ी एक वजह रही कि जमीनी स्तर पर बसपा सुप्रीमो मायावती या उनके कोई भी बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए नहीं उतरे। उसका खामियाजा साफ तौर पर देखने को मिला। जो उन्होंने कार्ड में बदलाव किया, मुस्लिम कार्ड में खेलने का काम किया, उसमें भी कहीं ना कहीं उनको सफलता नहीं मिल पाई। बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरीके से रणनीति में बदलाव जरूर बसपा की तरफ से किया गया, लेकिन
वो रिजल्ट जो है देखने को नहीं मिला। वहीं बात अगर बीजेपी की कर ली, बीजेपी के प्रदर्शन की अगर बात कर ली जाए तो बीजेपी का शानदार प्रदर्शन जो है नगर निकाय चुनाव में देखने को मिला। और वहीं बात अगर निर्दलीय की कर ली जाए तो निर्दलीय का भी कह सकते हैं कि बहुत अच्छे हद तक बहुत काफी अच्छा जो है प्रदर्शन देखने को मिला, क्योंकि दूसरे नंबर पर निर्दलीय ले रही है। और वहीं बात अगर बसपा और सपा की कर ली जाए तो ये निर्दलीय से भी बिल्कुल पीछे चले जा चुके हैं। देखिए, सबसे कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का तो पार्षदों में फिलहाल खाता नहीं पीछे रहा। निर्दलीय की बात की जाए तो निर्दलियों की जो सीटें थी वो कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा निकली, सेकंड नंबर पे लगी। और जाहिर सी बात है कि जनता जो कंफ्यूजन था वो कंफ्यूजन जनता ने दूर कर दिया कि पार्टियों की जो रणनीति है या पार्टियों की जो मैनिफेस्टो, उस आधार पर जनता को किसी प्रकार की कोई भी पसंदीदा नहीं समझ में आई। सीधे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 17 के 17 मेयर गिरे, 80 पार्षद गिरे। तो कोशिश ये की पूरी तरह से कि ज्यादा से ज्यादा सीट किया। हालांकि बीजेपी ने भी मुस्लिम कार्ड खेलने का काम, पसमंदा समाज के लोगों को कार्ड देने का काम किया और साथ ही साथ टिकट देने का काम किया। तो उसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी को भी नुकसान हुआ। लेकिन साफ तौर पे कहा जा सकता है कि पार्टियों की रणनीति पूरी तरह से फेल निकाय चुनाव में नजर आई। हालांकि बीजेपी ने पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि क्लीन स्वीप मारने का काम किया, लेकिन पसमंदा समाज की जो उनकी भी चॉइस थी, कह सकते हैं कि मुस्लिम कार्ड करने की चॉइस थी, उसमें बीजेपी को भी नुकसान हुआ। लेकिन ये कहा जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी जो 2 मेयर की सीटें लाई थी वो अब 2 मेयर की सीटें भी नहीं ला पाई। स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब उत्तर प्रदेश में हो सकती है। और वजह ये रही कि कोई भी मैदान में उनका नेता या खुद भाजपा सुप्रीमो मायावती उतर के नहीं है। अखिलेश यादव एंड में नजर आए, लेकिन उनको भी मेयर की सीट में किसी प्रकार की कोई भी कामयाबी नहीं। अब 17 के 17 नगर निगमों में बीजेपी का डंका बजा हुआ है, क्योंकि बीजेपी ने जमीनी स्तर पर पूरी तरह से मजबूत करने का काम किया। यूपी सरकार के मंत्री, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमीनी स्तर पर ज्यादा से ज्यादा रैलियों करके, जनसभाओं करके, रोड शो करके जनता के समर्थन को हासिल किया। जो यूपी सरकार की, कह सकते हैं केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी वो जनता तक पहुंचाने का काम किया। और उसी आधार पर जनता के कहीं ना कहीं जो पसंदीदा, कह सकते हैं कि मेयर के तौर पर, वो बीजेपी के मेयर नजर आए। जितिन, वही बात अगर बसपा और सपा की एक बार फिर से कर ली जाए तो कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दों से ज्यादा फोकस बयानबाजियों में रहा। देखिए, बयानबाजियों में इसलिए रहा क्योंकि पक्ष और विपक्ष और सत्ताधारी पार्टी हमेशा एक दूसरे पर बयानबाजी करते रहते हैं। लेकिन चुनाव के बाद भी अखिलेश यादव का लगातार जो बीजेपी पर हमलावर है वो कहीं ना कहीं हमला बन रहा है। क्योंकि ये बात सच है कि निकाय चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोट कटे इस बार। शहरी क्षेत्रों में लोग निकले नहीं, साथ ही साथ ये कहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा लोगों की, बड़ी संख्या में लोगों के वोटर लिस्ट से नाम कम रहे। एक कमियां जरूर रही, लेकिन ये लोग जमीनी स्तर पर तैयारी करते हैं, समाजवादी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, जमीनी स्तर पर तैयारी, जो कमियां थी वो कहीं ना कहीं देखने को मिली। कोई लिस्ट चेक नहीं गई, हालांकि समय मिलता है, लेकिन लिस्ट भी नहीं चेक की गई। प्रत्याशी ने अपने अपने क्षेत्रों में लिस्ट चेक है तो बड़ी संख्या में नाम नहीं कटे होते, लेकिन नाम कटने से बीजेपी को जरूर फायदा हो गया। और लगातार ये कोशिश है कि एक दूसरे पे बयानबाजी ही कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की भी जारी है, बीजेपी की भी जारी है। क्योंकि 17 नगर निगम चुनाव में जो बीजेपी की जीत हुई है उस पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जरूर कह सकते हैं बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरीके से देखा जाए बीजेपी ने जो ये शानदार प्रदर्शन किया है उसके पीछे कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगातार जो है वो दौरे कर रहे थे जिलों के, तो ये एक बड़ा कारण से कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने हमेशा ही कर्मचारी वर्ग के हितों की रक्षा करते हुए इस वर्ग के कल्याण के लिए हर संभव कदम उठाए हैं और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पंजाब के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला मंत्री लालचंद कटारूचक ने पनसप के कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा कर दिया है। उनकी तरफ से पनसप के कर्मचारी संबंधित 6वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने के लिए तुरंत कार्रवाई करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जहां जारी एक बयान में मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने पहले दिन से ही कर्मचारियों के हितों की पहल की है, क्योंकि कर्मचारी वर्ग पंजाब के प्रशासनिक ढांचे की रीढ़ की हड्डी है। और उन्होंने आगे कहा कि सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास करने में कभी पीछे नहीं रही है। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है।
चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आपको बता दें कि पंजाब सरकार हमेशा से ही कर्मचारी वर्ग के हितों के लिए हमेशा कदम उठाती हुई नजर आती है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने हमेशा ही कर्मचारी वर्ग के हितों की रक्षा के लिए, इस वर्ग के कल्याण के लिए हर संभव कदम उठाए हैं और इसी श्रृंखला को आगे चलाते हुए पंजाब के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री लालचंद कटारूचक ने पनसप के कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा कर दिया है। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित शेठी इस वक्त चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमें जिस तरीके से बात करी जाए, मंत्री लालचंद कटारूचक ने पनसप के कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा कर दिया है। क्या मांग थी इन कर्मचारियों की, एक बार पूरी जानकारी। जी पंजाब के आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जो हैं लालचंद कटारूचक द्वारा जो है पनसप के जो कर्मचारी थे उनके 6वें वेतन को लेके जो है उनको जो है उन्होंने 6वां वेतन जो है वो पास कर दिया है। पिछले लंबे अरसे से जो है मांग की जा रही थी कि 6वां वेतन जो है वो लागू किया जाए। तो कल जो है उन्होंने जो है एक बड़ी राहत जो है पनसप के जो कर्मचारी हैं उनको दिया और जो 6वां वेतन है उसको अब लागू जो है करने के लिए जो है आगे की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। अमित, वहीं बात कर लीजिए, एक बड़ी राहत पनसप कर्मचारियों को मिली है, क्या कुछ कहना है इन कर्मचारियों का? जी बिल्कुल, कुछ कर्मचारियों से हमारी इस पूरे मामले पे बात हुई तो उनका कहना था कि पिछले लंबे अरसे से हम जो थे मांग कर रहे थे कि जो 6वां वेतन है वो लागू किया जाए। तो अब जिस तरह से 6वां वेतन लागू हो गया है तो कहीं ना कहीं जो है कर्मचारियों में जो है खुशी की लहर जो है वो देखने को मिल रही है। और उन्होंने जो है मंत्री का जो है लालचंद कटारूचक का जो है उन्होंने जो है उनका जो है धन्यवाद भी किया। इस पूरे मामले पर मंत्री लालचंद कटारूचक का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, मंत्री साहब ने कहा कि पिछले लंबे अरसे से जो है कर्मचारी जो है मांग कर रहे थे 6वें वेतन को लेके। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने एक के बाद एक अपने वादे पूरे किए और कर्मचारियों के हित की बात जिस तरह से अक्सर करती आई है तो उसके ही चलते ही जो है 6वें वेतन को जो है लागू कर दिया गया। चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए फिलहाल वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने पठानकोट में एक नया सर्किट हाउस बनाने का फैसला लिया है और इस संबंध में लोक निर्माण विभाग पंजाब ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। और ये जानकारी देते हुए पंजाब के लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटो ने कहा कि इस सर्किट हाउस का कुल क्षेत्रफल 22,800 वर्ग फुट होगा, जहां जमीन के अलावा 2 मंजिलें बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि यहां कुल 12 कमरे प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें 2 वीवीआईपी के हैं और इसके अलावा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल और एक ड्राइंग रूम भी इसमें बनाया जाएगा। और लोक निर्माण मंत्री ने आगे बताया कि पठानकोट में नवनिर्मित सर्किट हाउस के लिए अतिथि विभाग पंजाब से प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है और इस काम के लिए टेंडर मांगे गए हैं। और उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को अलग 6 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। गौरतलब है कि पठानकोट जिला एक तरफ हिमाचल प्रदेश और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर से लगा हुआ है, जिसके कारण देश भर से आने वाले मेहमानों, अधिकारियों और अन्य विशेष व्यक्तियों के ठहरने की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण राज्य सरकार द्वारा पठानकोट में सर्किट हाउस के निर्माण को प्रोत्साहन दिया गया है। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संदीप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, जिस तरीके से बात कर ली जाए, पंजाब सरकार ने पठानकोट में एक नया सर्किट हाउस बनाने का फैसला किया गया है, एक बार से लेकर जानकारी। जी बिल्कुल, अगर बता दें कि पठानकोट में जो है हाउस बनकर तैयार है, ये लोक निर्माण मंत्री जो हरभजन सिंह जी बताया गया है कि सर्किट हाउस में देखा जाए तो कुल 22,800 वर्ग तो बनाया जाएगा और 2 मंजिलें ही निकलेगा, जिसमें 12 कमरे होंगे और 2 वीवीआई रूम्स होंगे, जिसमें और उसके बाद कॉन्फ्रेंस हॉल होगा, डाइनिंग रूम होगा। और लगातार जो देखा जाए पिछले पुराने
समय से चलता आ रहा है कि कई जगह जो है यह सर्किट हाउस नहीं बने, तो सर्किट हाउस बनाने की जो प्रक्रिया है तो शुरू कर दी गई है। लोक निर्माण मंत्री ने यह भी कहा है पंजाब सरकार की तरफ से काम के टेंडर जो है वो निकाल दिए गए हैं। 6 महीने में मुकम्मल इसको तैयार करने की बात वो भी की गई है। और ये भी कहा है कि पठानकोट की तरफ से हिमाचल प्रदेश जो है पड़ता है, जम्मू कश्मीर पड़ता है, जिसके चलते यहाँ पर मेहमान पर्यटक जो है, अध्यापक जो है यहाँ ठहर सकेंगे और इससे पंजाब सरकार को कहीं ना कहीं जो पर्यटक है इसको बढ़ावा देती हुई नजर आई, क्योंकि उसके साथ ही पठानकोट है और पठानकोट से जो है जम्मू कश्मीर शुरू हो जाता है, जिसको चलते लोग जो है बड़ी संख्या में जो जम्मू कश्मीर जो है ले जाते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं ठहरते हुए जो नजर आ सकते हैं। इससे पंजाब में जो है कहीं ना कहीं वित्तीय संकट जो था उसको भी जो है पूरा किया जा सकता है। जी चलिए संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 15 मई यानी कि आज बलौदाबाजार भाटापारा जिले में भाटापारा विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम बघेल निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रायपुर के पुलिस ग्राउंड हेलीपैड में 11:30 बजे रवाना होकर दोपहर 12 बजे ग्राम सिगारपुर पहुंचेंगे और वहां मावली माता मंदिर में दर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री यहां कार द्वारा 12:30 बजे ग्राम कडार पहुंचेंगे और वहां रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का निरीक्षण करने के बाद भाटापारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 128 करोड़ 54,34,000 रुपए की लागत से 210 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री इनमें से 56 करोड़ 18,97,000 रुपए के 174 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 72 करोड़ 35,37,000 रुपए के 36 विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री ग्राम कडार में विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन के बाद भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीधे आम जनता से राज्य शासन की योजनाओं की मैदानी स्थिति के संबंध में फीडबैक लेंगे और सीएम बघेल 2:40 पर कार द्वारा ग्राम सिगारपुर पहुंचेंगे और वहां 3 बजे से विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से भेंट मुलाकात कार्यक्रम करेंगे। मुख्यमंत्री शाम 5:05 पर वापस रायपुर लौट आएंगे। इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी इकेश वर्मा इस वक्त रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इकेश, जिस तरीके से बात कर ली जाए, आज सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम करने वाले हैं, इसके अलावा और किन किन कार्यक्रमों में वो शिरकत करने वाले हैं, एक बार उनके कार्यक्रमों को लेकर भी पूरी जानकारी। देखिए निशा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार एक के बाद एक विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे, लगातार जनता की समस्या को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार मैदानी स्तर पर जाकर के लोगों की समस्या सुनने की कोशिश कर। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बलौदाबाजार जिले के भाटापारा पहुंचेंगे, जहां पर वे भेंट मुलाकात करेंगे। सबसे पहले मावली माता मंदिर जो सिंगारपुर में स्थित है वहां पर दर्शन करेंगे। उसके बाद जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है और कई तरह के जो कार्यक्रम उसमें शिरकत करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां के समूहों से भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि मैदानी स्तर पर क्या कुछ हालचाल है। सरकारी योजनाओं को लेकर के वो लगातार मैदानी स्तर पर जा रहे हैं और भेंट मुलाकात एक ऐसा कार्यक्रम बन चुका है जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर एक विधानसभा का फीडबैक लेकर वो पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बलौदाबाजार जिले के भाटापारा में कडार में भेंट मुलाकात करेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आम जनता से मैदानी स्तर के जो छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजनाएं हैं वो किस तरीके से क्रियान्वयन हो रही है और उसकी स्थिति क्या है, उसके बारे में आम जनता से सीधा रूबरू होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 128 करोड़ से अधिक की लागत की जो है 218 भूमि पूजन और लोकार्पण का विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण करेंगे। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बार सौगातों भी देते हुए नजर आएंगे। जी निशा।
टिकेश, वहीं बात कर लें तो चुनाव को लेकर पूरी तैयारी में नजर आ रही है कांग्रेस, क्योंकि लगातार भेंट मुलाकात कार्यक्रम किए जा रहे हैं और बड़ी बड़ी सौगातें जो है आज सीएम भूपेश बघेल देने वाले हैं। जी, निश्चित तौर पर इसको भेंट मुलाकात को इसलिए चुनाव से लेकर के इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि निश्चित तौर पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार एक के बाद एक विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करे, वहां पर भेंट मुलाकात करें, लोगों से रूबरू हो रहे हैं। यानी कि जिस तरीके से पहली बार देश में देखा गया है कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए कोई भी मुख्यमंत्री लोगों से सीधा संवाद करते, उनकी समस्या सुनते हैं और तत्काल निराकरण भी करते हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक्शन मोड में आते हैं, कई अधिकारियों को फटकार लगाते हैं और तुरंत तत्काल उनको जो सुविधा मुहैया कराते हैं, जो वंचित लोग हैं, जिस योजना से वंचित है या फिर उनका आधार कार्ड नहीं बने या फिर राशन कार्ड नहीं बने, तो उनको तत्काल मौके पर अधिकारियों को निर्देशित दिया जाता है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा चुनाव की दृष्टि से देखो तो एक्शन मोड पर है और लगातार विधानसभा क्षेत्रों को दौरा किया, चाहे वहां पर कांग्रेस के विधायक हो या फिर भाजपा को या फिर अन्य दल के विधायक हो। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार की योजनाओं को वहां पर गिनाने की कोशिश करते हैं और वे इस कार्यक्रम के जरिए निश्चित तौर पर सफल होते हुए दिख रहे हैं। जी निशा। टिकेश, वहीं बात कर ली जाए जिस तरीके से चुनाव का समय है और ऐसे में जिस तरीके से लगातार सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर रहे हैं, एक अच्छा कांटेक्ट उनका जनता के साथ हो चुका है। तो वहीं बात अगर चुनावी माहौल को लेकर कर ली जाए, किस प्रकार का चुनावी माहौल इस वक्त छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है? किस तरफ जो है चुनावी माहौल है? बीजेपी की क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है? कितनी सक्रिय बीजेपी नजर आ रही है? क्योंकि अगर बात कांग्रेस की कर ली जाए तो कांग्रेस लगातार जो है यहां पर कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की जाए। देखिए निशा, अगर छत्तीसगढ़ में चुनाव की बात की जाए, चुनाव की तैयारियों की बात की जाए, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस लगातार एक के बाद एक बैठक करते जा रहे हैं और लगातार जिस तरीके से हमने जो प्रदेश प्रभारी जो कांग्रेस के कुमारी शैलजा, वो लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर थी और मंत्रियों से, जो सरकार के मंत्री है, उनसे लगातार 1-to-1 कर रही थी, चर्चा कर रही थी कि उनके विभाग की कामकाज किस तरीके से है। जिस तरीके से उन्होंने नगर निगम पालिका के महापौर हो या फिर सभापति हो, जो कांग्रेस के पदाधिकारी, उनसे लगातार चर्चा कर रही है और चुनावी रणनीति तैयार कर रही है। महापौर से जब हमने बातचीत किया, कुमारी शैलजा से जब हमने बातचीत किया, सवाल किया, तो निश्चित तौर पर उनका कहना है कि अब जो कांग्रेस से चुनावी एक्शन मोड पर है, वही बात किया जाए बीजेपी की, तो बीजेपी के सबसे बड़ा नेता, जो आदिवासी नेता माना जाता था, नंद कुमार साहब, जिन्हें अब कांग्रेस के हाथ थाम लिया, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस एक बड़ी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रही है। वही दूसरी ओर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी जिस तरीके से अब छटपटाहट उनमें दिख रही है, लगातार वो एक्शन मोड पर है। आज जो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी है ओम माथुर, वो भी छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे और कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, बैठक लेंगे। तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल एकदम एक्शन मोड पर है और एक के बाद एक राजनीतिक पार्टी अपनी दमखम दिखाने में जो है वो मैदानी स्तर पर हमको दिखाई दे रहा है। जी निशा। चलिए टिकेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कर्नाटक में बीजेपी की हार को भुनाने के लिए महाराष्ट्र में विपक्ष सक्रिय हो गया और इसी को लेकर रविवार शाम को शरद पवार के घर पर महाविकास अघाड़ी के नेताओं की बैठक हुई और जिसमें कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप, बाला साहेब थोरात, अशोक चौहान, नसीम खान और राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, जितेंद्र आव्हाड, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल शामिल हुए। दरअसल 2024 में महाराष्ट्र में होने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए यह बैठक काफी अहम थी और इस बैठक में कर्नाटक में बीजेपी की हार क्यों हुई, कैसे हुई, ये बात लोगों तक पहुंचाने पर विशेष चर्चा की गई। इसके साथ ही कई अहम मुद्दों पर भी इस बैठक में चर्चा हुई, जैसे कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी व व्रजमूट सभा के बीच में ही हाल में इसे रोक दिया गया। उन्हें दोबारा शुरू करने की बात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कही। उन्होंने कहा कि गर्मी और धूप के चलते ये सभाएं हमने स्थगित की थी, जो आने वाले दिनों में फिर से शुरू होंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय महाविकास अघाड़ी के पक्ष में आया है और राष्ट्रीय एजेंसियों का किस तरह से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बात भी लोगों तक पहुंचाने की बात कही गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस बैठक में तय हुई वो ये कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में जो चुनाव होंगे वो तीनों पार्टियां एक साथ मिलकर लड़ेंगी और इसकी चर्चा कुछ ही दिनों में महाविकास अघाड़ी के जो भी पार्टियां हैं
उनके साथ बैठकर इसकी चर्चा शुरू की जाएगी। तो आपको बता दें कि कर्नाटक में बीजेपी की हार को भुनाने के लिए महाराष्ट्र में विपक्ष सक्रिय हो गया है और इसको लेकर रविवार शाम को शरद पवार के घर पर महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने एक अहम बैठक की है, जिसमें कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप, बाला साहेब थोरात, अशोक चौहान, नसीम खान और राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, जितेंद्र अवहाड, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल शामिल हुए। दरअसल 2024 में महाराष्ट्र में होने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए यह बैठक काफी अहम मानी जा रही थी और इस बैठक में कर्नाटक में बीजेपी की हार क्यों हुई, कैसे हुई, इन बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए विशेष चर्चा इस बैठक में की गई। इसके साथ ही कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई, जैसे कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की वज्रमूठ सभाएं बीच में ही रोक दी गई थी, उन्हें दोबारा शुरू करने की बात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा कही गई। इस खबर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बात कर ली जाए, कर्नाटक में कांग्रेस को ऐतिहासिक जीत मिली, उसके बाद अगर बात अब मुंबई की कर ली जाए तो कल मुंबई में जो है महाविकास अघाड़ी की एक अहम बैठक जो हुई है, इस बैठक में किन किन विषयों पर चर्चा की गई है, एक बार से लेकर पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में एक बार फिर से महाविकास अघाड़ी सक्रिय हो गई है। महाविकास अघाड़ी ने कर्नाटक में हुई जीत का जश्न मनाने और जीत को भुनाने के लिए महाविकास अघाड़ी की तरफ से एक बैठक बुलाई गई, जिसका नेतृत्व एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने किया। यह बैठक शरद पवार के सिल्वर ओक घर पे हुई, जहां पर तीनों दल के प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। सबसे अहम बात कि किस तरह से कर्नाटक में जीत हुई है उसको लेकर जन जन तक पहुंचाना यह बेहद जरूरी होगा, इस पर चर्चा की गई। इसके अलावा सत्ता पक्ष में बैठे लोगों की गलतियों को कैसे भुनाना है उस पर चर्चा हुई, सक्रियता के साथ उनका जवाब देना है इस पर चर्चा हुई। आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दरमियान किस तरह की रणनीति होगी इस पर चर्चा हुई। लेकिन कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उसके बनने के बाद महाराष्ट्र में कैसे जश्न होगा, इस पर भी चर्चा हुई। इस तरह की तमाम चर्चाएं की गई है और इसका महज कारण यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस की गलतियों को गिनाती रही और महाविकास अघाड़ी में बने कांग्रेस ने कर्नाटक का जो है दल जीत लिया, उस पर चर्चा होगी। तो इस तरह की बातें जो है सामने आई है और आने वाले समय में महाविकास अघाड़ी इसी तरह की रणनीति लेकर पूरे महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई में इस पर जो है चर्चा करेगी। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत हुई, कांग्रेस की इस जीत को विपक्ष अपनी जीत बता रहा है, जिस तरीके से संजय राउत भी कहते हुए सुनाई दिए और संजय राउत ने यह भी कहा है कि अब मोदी की लहर खत्म हो चुकी है, अब हमारी लहर आएगी। बिल्कुल, देखिए संजय राउत ने दो बातें कही। एक तो संजय राउत ने कहा कि यह सिर्फ कांग्रेस की जीत नहीं है बल्कि विपक्ष में बैठे पूरे देश की जीत है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश करता रहा है, सरकारी यंत्रणाओं का उपयोग कर उन्हें जेल में भेजने का काम कर रहा है, ऐसे में कर्नाटक में एक बड़ी जीत जो है कहीं कहीं विपक्षियों की जीत है। अब ऐसे में विपक्षियों के एकजुट होना पड़ेगा। दूसरी तरफ संजय राउत ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से लोगों को बरगलाने, धमकाने और उन पर दबाव बनाने की कोशिश की, उस पर जो है कहीं कहीं विपक्ष की जीत हुई है। तो दोनों बातें कहीं कहीं संजय राउत की स्पष्ट है कि संजय राउत और उनके सहयोगी दल पूरी तरह से तैयार है अब लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने दो हाथ करने के लिए। चलिए सत्यप्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड की धामी सरकार ने यह ठान लिया है कि उत्तराखंड में जितने भी सरकारी संपत्तियों पर कब्जा है उन संपत्तियों को कब्जा मुक्त करना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई बार इस बात को दोहरा भी चुके हैं। उत्तराखंड में लैंड जिहाद और सरकारी संपत्तियों पर कब्जा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकारी भूमि पर बनी संपत्तियों को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा और इसी क्रम में पूरे प्रदेश में सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है।
अब तक सैकड़ों अतिक्रमणों को हटाया जा चुका है। उधर पौड़ी जनपद में पौड़ी में भी सरकारी संपत्तियों पर हुए अवैध अतिक्रमण को लेकर जनपद पुलिस एक्टिव मोड पर नजर आ गई है और एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे ने जनपद के सभी सीओ सर्किल को निर्देश जारी करते हुए कहा कि तहसील स्तर पर एसडीएम के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सरकारी संपत्तियों पर अवैध अतिक्रमण को चिन्हित किया जाए और उसके बाद फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने धामी सरकार के इस अभियान को बेकार बताया है और बिष्ट ने कहा कि सरकार आम आदमी से जुड़े मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है और अतिक्रमण हटाओ अभियान को तूल देकर मुद्दे से लोगों को भटका रही है। जब सरकार का मुद्दा लोगों के लिए रोजगार तलाश करना, उनको सुरक्षा प्रदान करना और विकास करना, हीरा सिंह बिष्ट ने धामी सरकार के इस अभियान को बेकार बताया। आपको बता दें कि अतिक्रमण कर अवैध रूप से बनाई गई 300 से अधिक मज़ारों को तोड़ दिया जा चुका है, लेकिन खास बात यह है कि इनमें से अधिकतर मज़ारों का कोई वारिस अभी तक सामने नहीं आया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इन मज़ारों को किन लोगों ने बनवाया था। जो सरकारी संपत्ति पे अतिक्रमण हो रखे हैं उनके चिन्हीकरण की कार्रवाई जो है उनको संबंधित क्षेत्राधिकारी को बताया गया है कि अपने अपने जो उनके एसडीएम्स हैं उनके साथ समन्वय स्थापित करते हुए जो विभाग हैं जहां पे जो जिन सरकारी भूमि पे अतिक्रमण हो रखा है, भले ही पीडब्ल्यूडी हो, फॉरेस्ट है, उसका चिन्हीकरण जो है वो डिटेल में करवा लें और उसके बाद फिर अतिक्रमण मुक्त की जो कार्रवाई है वो भी साइमल्टेनियसली हमारी जारी है। इसका कोई भी वारिस नहीं है मज़ारों का। आप किस तरह से? हाँ, एक मज़ारों को हटाने का अभियान मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर चला रखा। अगर वो सार्वजनिक संपत्तियाँ, सरकारी संपत्ति को उपयोग नहीं है, लेकिन हमारा तो कहना है संविधान के हिसाब से हर एक धर्म की भावना का भी सम्मान करना जरूरी है। ये नहीं है कि हम धार्मिक भावना उन्माद के आवेश में आकर अनावश्यक रूप से प्रदेश में या देश में अशांति फैलाएं और वो फिर मामला रुकेगा नहीं। उसका भी ध्यान विशेषकर हमको रखना है। कहीं आपत्ति नहीं है, कुछ नहीं है। वैसे ये हटाने का अभियान तो केवल हिंदू वोटों को खत्म करने का, क्या हिंदुओं के मंदिर ही तोड़े हैं क्या? बताओ ना, अगर सार्वजनिक जगह पर हिंदुओं के मंदिर ही बने तो तोड़ेंगे उनको? तो इसलिए उस बात का सम्मान करना चाहिए। ये कोई अभियान नहीं है। अनावश्यक रूप से जमीन घेरक की, सरकारी जमीन घेरक की, वो बात अलग है। उस पर आप स्कूल बनाइए, अस्पताल बनाइए, लेकिन हो नहीं रहा, वो नहीं हो रहा। आप केवल तो हटाने के नाम पर अपना श्रेय लेना चाह रहे कि हमने इतनी मज़ारें तोड़ दी, इतने मस्जिद तोड़ दी। ये करते इससे देश नहीं चलेगा। ये बहुत छोटी मानसिकता का परिचय है। खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तारिक अंसारी इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, जिस तरीके से बात कर ली जाए, धामी सरकार अतिक्रमण पर अब सख्त लहजे में नजर आ रही है और इस पर विपक्ष का क्या कुछ कहना है, एक बार इसे लेकर भी जानकारी। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री ने पहले ही बिल्कुल साफ कर दिया था कि उत्तराखंड में जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं, जितने भी सरकारी जमीनों पर कब्जे हुए हैं, उन्हें हटाया जाएगा। और अब तक इसी क्रम में करीब 324 जो अवैध अतिक्रमण थे, जो मजार बनाई गई थी, जो धार्मिक स्थल बनाए गए थे, उन्हें सरकार ने पूरी तरीके से जो नेस्ता नाबूद कर दिया है। अब यह अभियान पौड़ी में चल रहा है। इससे पहले विकास नगर में चला था, उसके बाद हरिद्वार में चला था, अब नंबर पौड़ी का है। तो उस पर लगातार जो कार्रवाई की जा रही है, लगातार अवैध अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। बात करूं अगर मैं विपक्ष का बिल्कुल साफ तौर पर यह कहना है कि एक संविधान है जिसके अंदर जो है सभी धर्मों को समान रूप से अधिकार दिया गया है। अगर धर्म के नाम पर कोई अतिक्रमण हटाकर कोई श्रेय लेना चाह रहा है तो बिल्कुल गलत बात है। जबकि अतिक्रमण हटाकर वहां पर स्कूल खोले जाने चाहिए, वहां पर जो है कुछ और ऐसी सामाजिक चीजें बनाई जानी चाहिए जिससे जनता को फायदा हो। सिर्फ अतिक्रमण हटाना, मज़ारों को तोड़ना ही कोई इसका जो है कोई इसका सफल इलाज नहीं है। विपक्ष ने बिल्कुल साफ तौर पर ये बात कही है कि सरकार इन तमाम चीजों को तोड़कर जो है धर्म की राजनीति कर रही है और इन तमाम। चलिए तारिक, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए उद्योगपतियों से जरूरी प्रमाण पत्र की अनिवार्यता शर्त खत्म करने पर सक्रियता से विचार कर रही है। इसके लिए नई औद्योगिक नीति में प्रावधान किया जाएगा। सरकार विनिर्माण, पर्यटन, ऊर्जा निर्माण, आवासीय आदि क्षेत्रों में 20,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करने के लक्ष्य पर कार्य कर रही है, जिससे लगभग 40,000 लोगों को प्रत्यक्ष और 50,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।
सुक्खू ने रविवार को शिमला में जारी वक्तव्य में कहा कि उद्योग विभाग में ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्थापित किया जा रहा है, जो एकल खिड़की प्रणाली की जगह लेगा। ये ब्यूरो निवेशकों को एक छत तले सभी स्वीकृतियां देने के लिए सुविधा देगा। निवेशकों को आओ और काम शुरू करो की सुविधा मिलेगी। इस खबर तमाम जानकारी के लिए हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी इस वक्त हिमाचल से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। टीना जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए, सीएम सुक्खू ने अब जो है औद्योगिक निवेश लाने की बात कही है, कितना निवेश लाने की बात कही गई है, एक बार से लेकर पूरी जानकारी। जी देखिए, उद्योग मित्र वातावरण देने की उन्होंने बात की है कि सभी प्राथमिकता है हिमाचल प्रदेश सरकार की निवेश को यहाँ पे बढ़ावा देना है और जो निवेश करने के लिए उद्योग यहाँ पर आएंगे उनको एक फ्रेंडली एनवायरमेंट प्रदान करना है ताकि यहाँ पे जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा निवेश करने के लिए आए। और इस दौरान उन्होंने कहा कि 20,000 करोड़ का जो निवेश वो अलग अलग जो विभाग है, विनिर्माण है, पर्यटन, ऊर्जा, निर्माण, आवासीय इत्यादि क्षेत्रों में इतना जो 20,000 करोड़ का जो लक्ष्य है वो लेकर हिमाचल सरकार चल रही है। और इसमें जो है 40,000 लोगों को प्रत्यक्ष और 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलने की संभावना है। और इसमें जो स्थापित 99 प्रतिशत जो उद्यम है वो लघु, सूक्ष्म और मध्यम श्रेणी से शामिल है। और इन जो उद्योगों के लिए जो बढ़ावा देने के लिए जो प्रदेश में यूनिटी मॉल भी उन्होंने कहा है कि यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। जी टीना जी, जिस तरीके से निवेश को बढ़ाने की बात की जा रही है औद्योगिक ने, इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी जो है तैयार की गई है? देखिए, उन्होंने कहा है कि जो उद्योग मुक्त वातावरण है सबसे पहले तो वो उद्योगों को प्रदान किया जाएगा और जो उद्योगों के लिए जो जरूरी जो प्रमाण पत्र की अनिवार्यता उसको खत्म करने की जो घोषणा है वो सरकार विचार कर रही है। और इसके लिए जो नई उद्योग समिति है उसमें इसका प्रावधान किया जाएगा। और इसके अलावा जो एकल खिड़की प्रणाली की जगह जो है वो ब्यूरो ऑफ प्रमोशन स्थापित किया जा रहा है। और इससे जो है निवेशकों को एक छत तले यानी एक जगह पर सारी परिस्थितियां मिल जाएंगी और निवेशकों को आओ और काम करो शुरू करने की सुविधा मिलेगी। और इससे जो लैंड प्रोएक्टिव एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट है 1972 के अनुच्छेद 118 के तहत जो संपत्ति मामलों की तरीके से विलंब है, जो सबसे ज्यादा मामले 118 की में ही लगते हैं हिमाचल में, तो वो उसके ऊपर जो है सरकार विशेष तौर पर ध्यान देगी। और क्षेत्रों में जो विद्युत आपूर्ति का संचालन है उसको सुदृढ़ किया जाएगा, क्योंकि सस्ती दरों पर जो बिजली है वो उद्योगों को स्थापित करने के लिए जो है विचार सरकार कर रही है, ताकि जो लोग हैं जो उद्योग यहाँ पे स्थापित है उनको जो परिवहन भाड़ा से लेकर जो तमाम चीजें हैं वो कम जो दरों पर है वो उपलब्ध हो सके और जो उद्योग है वो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में यहाँ पे काम कर सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद टीना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो चलिए मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।